इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स कैरी करता है। इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो हर एक चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब हम इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में। इसका मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest is called electrostatics। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज आखिर होता क्या है। हम सभी ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया है कोम वाला। उसमें हम क्या काम करते थे, एक प्लास्टिक के कोम को अपने सूखे बालों से रब करते थे और रब करने के बाद जैसे उस कोम को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते थे तो वे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से चिपक जाते थे। इसका मतलब रब करने से कोम में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई जिसके कारण कोम ने उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो कोम की इसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। कि कोम पर क्या आ गया, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, इट इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। चार्ज को हम जनरली स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल नोटेशन होता है, तो हम स्मॉल q से या फिर कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। कूलम इसकी SI यूनिट होती है और जनरली हम इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज किसी बॉडी पर 2 कूलम चार्ज है तो हम कैसे लिखेंगे, Q इक्वल्स टू 2 कूलम। इसका मतलब 2 क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और Q C क्या है यहाँ पर इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम। इसकी जो सीरियस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम या फिर ESU, जिसमें E मींस इलेक्ट्रो, S मींस स्टैटिक और U मींस यूनिट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलम होता है 3 into 10 की पावर 9 ESU या फिर स्टेट कूलम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जनरली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक ग्लास की रोड ली और उस ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े से रब किया। तो देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्लास की रोड ली और उस ग्लास की रोड को एक सिल्क के कपड़े से रब किया। सपोज ये हमारी ग्लास की रोड थी और ये सिल्क का कपड़ा था जिससे इसको रब किया और इसको एक थ्रेड से बांध दिया। फिर एक दूसरी ग्लास की रोड ली, उसको भी सिल्क के कपड़े से रब किया, उसको भी थ्रेड से बांध दिया। उन्होंने देखा कि ये जो दोनों ग्लास की रोड थी ये एक दूसरे से दूर जा रही थी, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। फिर उन्होंने क्या काम किया, एक प्लास्टिक की रोड ली और उस प्लास्टिक की रोड को फर्श से रब किया। फिर एक दूसरी प्लास्टिक की रोड ली, उसको भी फर्श से रब किया और दोनों को थ्रेड से बांध दिया। उन्होंने देखा कि ये जो दोनों रोड थी, दोनों की दोनों रोड एक दूसरे से दूर जा रही थी, मतलब ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। फिर उन्होंने क्या काम किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास की रोड ली और दूसरा प्लास्टिक की रोड ली। इसका मतलब अगली बार उन्होंने अलग अलग रोड ली और ग्लास की रोड को वही आपका सिल्क से रब किया और प्लास्टिक की रोड को फर्श से। उन्होंने देखा कि दोनों की दोनों रोड एक दूसरे के पास आ गई थी। इसका मतलब दोनों की दोनों रोड एक दूसरे को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से
उनके मन में दो बातें आई। पहली बात क्या कि चार्ज आपका एक टाइप का नहीं, चार्ज आपका दो टाइप का होता है। ग्लास की रोड पर जो चार्ज है वो अलग है और प्लास्टिक की रोड पर जो चार्ज है वो अलग है। इसका मतलब चार्ज आपका दो टाइप का होता है। दूसरी बात क्या समझ आई कि ये ग्लास की रोड है और ये भी ग्लास की रोड है, दोनों पर सेम टाइप का चार्ज होगा। इसका मतलब ये क्या कर रही है, दूसरे को रिपेल कर रही है। ये प्लास्टिक की रोड है और ये भी प्लास्टिक की रोड है, दोनों पर सेम टाइप का चार्ज होगा। इसका मतलब ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अब यहाँ पर ये ग्लास की रोड है और ये प्लास्टिक की रोड है। ग्लास की रोड पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लास्टिक की रोड के चार्ज से क्या होगा, अलग होगा और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो दूसरी बात यहाँ से क्या समझ आई कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। अब बात आई नेम की कि इनके नेम कैसे रखे हैं। तो एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बताया कि ये वही चार्ज आपका दो टाइप का होता है। उन्होंने एक का नाम रखा पॉजिटिव और दूसरे का नाम रखा नेगेटिव। अब इससे सब उन पर हंसने लगे कि ये क्या करना है, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। ऐसे थोड़ा ही होता है किसी के दो बच्चे पैदा हुए, एक का नाम पॉजिटिव और एक का नाम नेगेटिव रख दीजिए। आपको जनरली पता होगा कि अगर साइंस में कोई डिस्कवरी होती है तो या तो साइंटिस्ट के नाम पर या फिर जिस चीज से उसको डिस्कवर किया गया उसी के नाम पर उसका नाम रख देते हैं। लेकिन उन्होंने इसका रीजन दिया। उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर ग्लास की रोड है और एक प्लास्टिक की रोड है। अब ग्लास की रोड पर जो चार्ज होगा वो अलग होगा और प्लास्टिक की रोड पर जो चार्ज होगा वो अलग होगा। उन्होंने इन दोनों रोड को अट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों रोड को एक दूसरे के पास लेकर आया। उन्होंने पास होने के बाद जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, उसके बाद जब इनको सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद ये किसी कागज के छोटे छोटे सपोज कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास इनको लेकर गए। तो उन्होंने देखा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब उन पर उनकी उन पर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ही नहीं है। एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब उन पर कोई चार्ज आपका नहीं है। इसका मतलब उन पर चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब दो अपोजिट चीजें जीरो कब होती है, अगर पॉजिटिव होगी और दूसरी अगर नेगेटिव होगी। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि चार्ज आपका एक टाइप का नहीं, चार्ज आपका दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो चार्ज आपका दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब बात आई कि चार्ज किसी बॉडी पर आखिर आता क्यों है, कि कोम पर जब हमने अपने सूखे बालों से रब किया तो कोम पर चार्ज आया क्यों। तो इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया। हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी सारे मैटर होते हैं सारे के सारे एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। सपोज मेरे पास एक बॉडी है ए और एक दूसरी बॉडी है। सपोज इसका अपना एक एटम है और एटम में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और ये एटम का न्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व। अब हमें जनरली पता है कि अगर हम किसी एक आइसोलेटेड एटम को देखें तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ओवरऑल एटम क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से दूसरा आपका एटम होगा, उसका न्यूक्लियस होगा और इसके भी इलेक्ट्रॉन बाहर चलो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब जैसे ही हम इनको रब करेंगे, हमने ए बॉडी को बी बॉडी से रब कर दिया, तो जब हम रब करेंगे अब दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन टूटकर ए से बी में जाएगा या फिर बी से ए में जाएगा। सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन टूटकर ए से बी में गया, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हमारा ज्यादा हो गया। पॉजिटिव चार्ज सपोज इस पर स्टार्टिंग में 5 प्रोटॉन थे और 5 आपके इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब इसमें 5 + 5 क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और -5 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब सपोज इस पर आपका एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में चला गया। जब ए से बी में जाएगा तो अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4। इसका मतलब -4 क्या होगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। लेकिन प्रोटॉन तो आपके सेम है, इसका मतलब इस पर प्रोटॉन एक चार्ज आपका पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब ये बॉडी पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो
किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन जब भी लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब इस बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग? द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की आपकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हम चार्ज को जनरली नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो आप इसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे तीन चार्ज Q1, Q2 और Q3। सपोज Q1 बॉडी पर चार्ज है 1 कूलम, Q2 बॉडी पर चार्ज है -2 कूलम और Q3 बॉडी पर चार्ज है +5 कूलम। अब हमें ये बताना है कि बताइए ये हमारा कोई सिस्टम है। अब हमें पूछा गया कि बताओ इस बॉडी पर, इस सिस्टम पर कितना टोटल चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे? सपोज इस सिस्टम का टोटल चार्ज है Q, इसको नॉर्मली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमने इनको नॉर्मली ऐड क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नॉर्मल इंटीजर की तरह हम इनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो Q1 आपका हमें पता है कि कितना होता है 1 कूलम। हमें इनका क्या लेना? प्रॉपर साइन। Q2 होता है आपका -2 कूलम और Q3 होता है आपका +5 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 4। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर, कि मतलब चार्जेस को हम रियल नंबर्स की तरह क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब हमें यहाँ पर एक बात समझ आई कि चार्ज आपका किसी भी बॉडी, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो उन बॉडीज पर आपका चार्ज आता है। अब हमें ये पता है कि ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है। अब क्या हम इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बल्कि क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed but it can be transferred from one body to another body। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed but it can be transferred from one body to another body। अब मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप एक बात बताइए, सपोज हमने ए बॉडी से बी बॉडी पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है। जब बी ए बॉडी से बी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +1 ही, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में क्या होता है? सेम होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो बी बॉडी पर कितना चार्ज आएगा? -ही। एक इलेक्ट्रॉन इसने ज्यादा गेन कर लिया तो इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज इससे इस पर गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब इस पर कितना चार्ज आएगा? +2 ही, और इस पर कितना चार्ज आएगा? -2। अगर इससे इस पर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +3 और इस पर कितना चार्ज आएगा? -3। सपोज इससे इस पर n इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +n ही, और इस पर कितना चार्ज आएगा? -n। इसका मतलब कि चार्ज इस बॉडी पर चार्ज कितना आएगा? +n ही, और इस पर चार्ज कितना आएगा? -n ही। लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन साइन क्या होगा? दोनों के अपोजिट होंगे। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और हम क्या ले सकते हैं? प्लस और माइनस। प्लस किसके लिए होता है? जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और नेगेटिव किसके लिए? जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब और n की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 अप टू n टाइम्स। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारे पास? 1 2 3 अप टू n टाइम्स, और e पर हमें पता है कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹।
19 गुना। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे इसके पास एक 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 गुना। और इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, और ये किसके इक्वल हो जाएगा -3.2 × 10⁻⁻19। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन दोनों का अलग है। और पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये आपका यहाँ पर चार्ज का टॉपिक खत्म हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और